हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का विजय बैच मीन्स एंड राइटिंग सीरीज़ के इस नए लेक्चर में, जहां पर हम डे 20 में पहुंच चुके हैं और हम डिस्कस करने वाले हैं आज जनरल स्टडीज़ 2 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, विजय बैच इनिशिएटिव एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जहां पर आप लोग हमसे 45 डेज के लिए जुड़ेंगे और 180 क्वेश्चंस के आंसर लिखकर हमें भेजेंगे, ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की वो काफ़ी अच्छी हो जाए और आप टॉपर्स की तरह आंसर लिखना शुरू कर दें। ठीक है, काफ़ी लोग ऑलरेडी हमारे इस विजय बैच का हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है, देर आर मोर देन 500 पार्टिसिपेंट ऑफ द विजय बैच इनिशिएटिव एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल अदर लेफ्ट पीपल कि आप लोग भी आओ और एक बार इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनो, ताकि आप लोगों की जो मीन्स की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो आज के इस डे 22 के लेक्चर में हम GS2 के 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहाँ पर 2 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, एक क्वेश्चन होगा 8 मार्क्स का और एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क का। क्योंकि जो आपका HPS मेंस का एग्जाम है, यहाँ पर लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 मार्क्स के एंड 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और हमारी जो पूरी डिस्कशन है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ 3 स्टेप फॉर्मूला ऑफ आंसर राइटिंग, जहाँ पर हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि आप कौन से 3 स्टेप फॉलो कर कर एक अच्छी आंसर राइटिंग को कर सकते हो। ठीक है, अगर आप में से किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर ये होने वाला है। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है इट इज़ फ्रॉम द टॉपिक अकाउंटेबिलिटी एंड एथिक्स इन गवर्नेंस इन इंडिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, GS2 पेपर 5 यूनिट 2 सब यूनिट 1 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटेबिलिटी। देखिए, बहुत ही पॉपुलर टर्म है, बहुत ही सिंपल सी टर्म मानी जाती है अकाउंटेबिलिटी, लेकिन जब पेपर में पूछा जाता है तो हमारे पास शब्द नहीं आते कि हम इनको किस तरीके से मेंशन करें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों पूछा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटेबिलिटी। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन आपके हिमाचल के मेंस में पहले पूछे भी गए हैं। जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ई गवर्नेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से बताना है, क्योंकि व्हाट है सिंपल डायरेक्टिव है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटेबिलिटी, तो आपका कीवर्ड जो है इस पूरे क्वेश्चन में वो है अकाउंटेबिलिटी। जब भी हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो 3 स्टेप फॉर्मूला हमारे दिमाग में आना चाहिए। पहला स्टेप क्या है कि आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं, तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, देखिए, अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो अकाउंटेबिलिटी बेसिकली है क्या कि इट इज़ द एक्नॉलेजमेंट एंड अजम्पशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन, प्रोडक्ट, डिसीजन एंड पॉलिसीज। मतलब क्या कि एक आदमी जिसके पास पावर है किसी पर्टिकुलर एक्शन को करने की या फिर कोई प्रोडक्ट बनाने की या कोई डिसीजन लेने की, वो ये कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे पास पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं अज्यूम करता हूँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि मानना कि हाँ, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस पर्टिकुलर काम के लिए। और दूसरी बात कि अगर कुछ गलत होगा तो उसके इसमें भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। अगर कोई पर्सन ये एक्नॉलेजमेंट करता है, अजम्पशन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो कहा जाता है कि वो पर्सन अकाउंटेबल है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ ध्यान से इनको याद कर लीजिएगा ताकि आप इनको यूज़ कर पाए अपने आंसर में। जनरली हम अकाउंटेबिलिटी को आंसरेबिलिटी से मानते हैं कि अगर मान लो एक आदमी ने कोई काम किया है तो उसकी जवाबदेही बनती है कि वो काम कैसा हुआ है, किस तरीके से हुआ है उस एक्शन के रिगार्डिंग। लेकिन आंसरेबिलिटी के साथ साथ यहाँ पर 3 कंपोनेंट और भी आते हैं जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। सैंक्शन, कि अगर मान लो वो काम हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। अगर वो काम गलत हुआ है तो उसमें रिड्रेसल कौन करेगा ग्रीवेंसेस का। अगर मान लो उस काम में हमें बाद में पता लगता है कि हम कोई और इंप्रूवमेंट कर सकते थे, तो वो सिस्टम इंप्रूवमेंट कौन करेगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ पर 4 टर्म्स आती हैं, आंसरेबिलिटी जवाबदेही, सैंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिड्रेस अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी, एंड सिस्टम इंप्रूवमेंट। ठीक है, अब हमारे जो कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट टर्म है वो है सोशल अकाउंटेबिलिटी, जहां पर हम लोगों की इंगेजमेंट बढ़ाते हैं, सिविक इंगेजमेंट बढ़ाते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस में, ताकि वो लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर पाएं इन एग्जैक्टिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जनरली अकाउंटेबिलिटी होती किसकी है, अकाउंटेबिलिटी होती है उस पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबल होता है काम करने के लिए। और कौन इस अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेगा, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर वो करेगा जो उस काम से अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये 4 लाइन अगर आप मेंशन कर देते हैं तो आपका आंसर काफी कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक वुमेन, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। GS2 पेपर 5 यूनिट 2 सब यूनिट 2 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। डिस्कस वेरियस वेलफेयर स्कीम फॉर शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया। आपको वेरियस वेलफेयर स्कीम बतानी है, किनके लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, और कहाँ पर, इंडिया लेवल पर। याद रखिए, हिमाचल प्रदेश में नहीं पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। पहला क्या है, वेलफेयर स्कीम्स। दूसरा शेड्यूल ट्राइब, और कहाँ पर, इंडिया में।
ठीक है, आपने पहला स्टेप फॉलो कर लिया है। अब आपको कोर कंपोनेंट यहाँ पर कोर कंसेप्ट आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे, जो कोर नॉलेज है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वो आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी। अब यही क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों पूछा है, क्योंकि हिमाचल मेंस के 2019 के एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्कस वेरियस वेलफेयर स्कीम फॉर वुमेन इन इंडिया। तो वुमेन के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसटी के रिगार्डिंग, एससी के रिगार्डिंग, चिल्ड्रन के रिगार्डिंग। तो आपको सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट प्रिपेयर करनी है। अब देखिए यहाँ पर खास बात क्या ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन है वो है 60 वर्ड का, 4 मार्क्स का। तो आपके पास अगर 10-15 स्कीम भी हैं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है और डिफरेंट डायमेंशन की स्कीम है उनको प्रेजेंट करिए। फॉर एग्जांपल एक स्कीम आप एजुकेशन की कर दीजिए, एक हेल्थ की कर दीजिए, एक स्किल डेवलपमेंट की कर दीजिए, एक एंटरप्रेन्योरशिप की कर दीजिए, ताकि आपका जो आंसर है वो कंप्लीट लगे। अगर आपके पास एजुकेशन की ही 4 स्कीम है तो उनको अवॉइड करिए, क्योंकि सेम मैटर पर स्कीम बार बार देना अच्छा नहीं रहता। अब यहाँ पर आपको बताना है, सीधा आपको आंसर शुरू करना है, क्योंकि 60 वर्ड ही है आपके पास कि सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया आर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जहाँ पर हम रेजिडेंशियल स्कूल्स बना रहे हैं in the same type of केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय टू प्रोवाइड क्वालिटी मिडल एंड हाई लेवल एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, दूसरी स्कीम है वन बंधु कल्याण योजना, आपने सुनी भी होगी। यहाँ पर हम जो आपके ट्राइबल्स हैं उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ स्टेप्स ले रहे हैं। देन वंदन योजना, यहाँ पर हम स्किल अपग्रेडिंग का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी स्कीम है उनको आप सम अदर स्कीम्स करके बता सकते हैं। प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट, स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन अमंग एसटी गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पे एजुकेशन की 2 स्कीम है, लेकिन क्यों मेंशन करी गई है, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स को स्पेशल फोकस मान के स्कीम बताई गई है। डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो 76 हमारे पास पीवीटीजी हैं, उनके रिगार्डिंग हमारी एक स्पेसिफिक स्कीम चल रही है। ग्रांट इन एड टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है इंपॉर्टेंट वेलफेयर मेजर्स को जो आपने बता दिए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज रिगार्डिंग द टॉपिक रोल ऑफ एनजीओज इन इंडिया। ठीक है, रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जीएस2 पेपर 5 यूनिट 2 सब यूनिट 2 का एक टॉपिक है। क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द रोल ऑफ, सॉरी यहाँ पर ऑफ भी आना चाहिए, ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन डिस्कस द रोल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्ले इन द इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रोल बताना है। अभी क्यों क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले सिविल सोसाइटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, तो एनजीओज के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। डिस्कस का मतलब क्या है कि आपको व्यू पॉइंट देने हैं। यहाँ पर क्या बताना है आपको, रोल किसका, एनजीओ का। तो यहाँ पर आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई किए। उसके बाद आपको बेसिकली करना क्या है कि जो कंसेप्ट नॉलेज है वो आपको बतानी है, आपको एनजीओ का जो रोल है वो स्पेसिफाई करना है। ऐसे क्वेश्चंस में आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं, आप एनजीओ की डेफिनेशन के साथ शुरुआत कर सकते हैं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पर आप एसएचजी की डेफिनेशन के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो एनजीओ इंक्लूड ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन दैट आर एंटायरली और लार्जली इंडिपेंडेंटली ऑफ गवर्नमेंट। जनरली ये गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कई बार इनका जो रोल है वो गवर्नमेंट के साथ भी होता है, तो इसलिए हम एंटायरली वर्ड नहीं लिखेंगे, लार्जली लिखेंगे। एंड दैट हैव प्राइमरीली ह्यूमैनिटेरियन और कोऑपरेटिव रेदर देन कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, कि जिनका काम प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता है। ठीक है, इनका काम जनरली ह्यूमैनिटेरियन या कोऑपरेटिव मेजर्स को प्रमोट करने का होता है। अब इंडिया में एनजीओ क्या रोल प्ले करते हैं, देखिए आपको सीधा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आना पड़ेगा, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 120 शब्दों में लिखना है। देखिए, दे वर्क वेयर स्टेट इज अनविलिंग टू वर्क। कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं है, या फिर स्टेट काम करना चाहता नहीं है, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स आ जाते हैं, तो उस एरिया में जाकर एनजीओज काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कास्ट एक ऐसा इशू जिसको कोई भी गवर्नमेंट छेड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि जैसे ही कास्ट को छेड़ेगी तो उसका एक वोट बैंक अफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में एनजीओ जाके इंडिया में कास्ट जो एक बहुत बड़ी बीमारी है उसको दूर करने के लिए स्टेप्स ले रही है। दे वर्क वेयर द स्टेट रिसोर्सेज आर इनएडिक्वेट। देखिए बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट काम तो बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ऐसे केस में जो आपके एनजीओज हैं, दे वर्क टू हेल्प दी स्टेट रिसोर्सेज, उनको और ज़्यादा हेल्प करने के लिए, फॉर एग्जांपल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में वो अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं वो काफ़ी आगे तक जाएं। देन फाइटिंग सोशल इविल्स। देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे एनजीओज हैं जो बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं जो सोशल एविल्स के पार्ट माने जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन इंडिया में, तो बहुत सारे अभी भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर जानबूझ के जो गर्भ होती है महिला की उसको चेक किया जाता है कि उसमें सेक्स कौन सा है। तो ऐसे काम के खिलाफ एनजीओज काफ़ी आवाज़ उठाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके साथ साथ जैसे एनवायरमेंटल मेजर्स हैं उसमें भी जो आपके एनजीओज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। देन कम्युनिटी डेवलपमेंट, लोकल नेशनल एंड रीजनल एनजीओज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर बन के आए हैं गवर्नमेंट का इन दी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, खासकर जो रूरल एरियाज में डेवलपमेंटल प्लान्स चलते हैं उनको इंप्लीमेंट करने में। जो आपके एनजीओज हैं दे प्रमोट
दे इनकरेज, दे एम्पावर द यूजर्स, जो सिटीजन्स हैं उनको एम्पावर करते हैं कि देखो आप लोगों के ये राइट्स हैं, आप लोगों की ये प्रिविलेजेस हैं, उनको आप मांगिए सरकार से। एंड दे ऑल्सो फाइल PIL ऑन द बिहाफ ऑफ द सिटीजन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो इंडिया में NGOs प्ले कर रहे हैं। नो डाउट कुछ इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग NGOs, जैसे इनकी जो फंडिंग है उसके रिगार्डिंग इश्यूज आते हैं, ये अकाउंट्स अपने टाइम से मैनेज नहीं करते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो इनका वर्क जो है वो काफ़ी सपोर्टिव है टू द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ये आप मेंशन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ अ 20 मार्कर क्वेश्चन। टॉपिक कौन सा है? इश्यूज रिलेटिंग टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइवलीहुड, पुवर्टी, हंगर, डिजीज एंड सोशल इंक्लूसिवनेस। GS2 पेपर 5 यूनिट 2 सब यूनिट 2 का एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है। क्वेश्चन है रिगार्डिंग व्हाट इज भारत नेट प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्कस द यूटिलिटी एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दिस इंप्लीमेंटेशन व्हाइल सजेस्टिंग सॉल्यूशंस टू एड्रेस देम। अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे भारत नेट का इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्यों पूछा है, क्योंकि इट इज रिलेटिंग टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब जो इंटरनेट है इट इज राइट टू लाइफ का पार्ट, ठीक है, राइट टू इंटरनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट टू लाइफ का। उसके साथ साथ जो सोशल इंक्लूसिवनेस है, जहाँ पर हम अर्बन एंड रूरल डिवाइड को कंप्लीटली खत्म करना चाहते हैं, इरेडिकेट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम रूरल एरियाज को भी इंक्लूसिव कर रहे हैं इन दी डोमेन ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि भारत नेट प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग काफी न्यूज हमें सुनने को मिलती है टाइम टू टाइम। अब आपने सबसे पहले कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट एक कीवर्ड है, यूटिलिटी एंड चैलेंजेस एक कीवर्ड है, एंड सजेस्टिंग सॉल्यूशंस एक कीवर्ड है। तो यहाँ पर आपको इसको सेकंड काम क्या करना है, माइक्रो पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब भी क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होगा उसको आप डिवाइड कर लेंगे माइक्रो पार्ट्स में। उसका फायदा क्या रहेगा कि आप अगर हर एक माइक्रो पार्ट को एड्रेस कर देंगे तो आपका आंसर है जो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला माइक्रो पार्ट क्या है कि व्हाट इज भारत नेट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। सेकंड माइक्रो पार्ट क्या है कि व्हाट आर द यूटिलिटीज ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट। थर्ड माइक्रो पार्ट क्या है कि व्हाट आर दी चैलेंजेस विद द भारत नेट प्रोजेक्ट। एंड फोर्थ माइक्रो पार्ट क्या है कि व्हाट आर दी सॉल्यूशंस टू एड्रेस दिस चैलेंजेस। तो अगर आप ये चार पार्ट मेंशन कर दोगे, उनको एड्रेस कर दोगे, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली कंप्लीट है। देखिए अगेन कई बार होता क्या है कि हम क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर लिखना शुरू करते हैं, और जब हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है तो हमें लगता है कि हम एक पर्टिकुलर पार्ट को कम वेटेज दे पाए हैं, कम अटेंशन दे पाए हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें पहले उसको माइक्रो पार्ट में पक्का डिवाइड कर लें अगर क्वेश्चन बड़ा है, क्योंकि उससे फिर आप हर एक पार्ट को इक्वली एड्रेस कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताएंगे भारत नेट प्रोजेक्ट, क्योंकि आपका पहला पार्ट ही वो है। तो भारत नेट प्रोजेक्ट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया गया था टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग एंड अदर सर्विसेज टू द सिटीजन इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। हर एक जो पार्ट है कंट्री का, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वहां पर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लोगों को दिया जाए, ये प्रोजेक्ट है। इसको देखो बेसिकली लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2011 में एज नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, लेकिन बाद में इसको रीनेम किया गया एस भारत नेट प्रोजेक्ट इन 2015। इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम माना जाता है। ठीक है, और इसको इंप्लीमेंट कौन कर रही है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। यहाँ पर बेसिकली एम क्या है कि जो इंडिया की 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं उनमें लगभग 100 Mbps कनेक्टिविटी का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड कौन कर रहा है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ठीक है, जिसको स्पेशली सेट किया गया था। और यहाँ पर पैसा कहाँ से आता है, जो टेलीकॉम सर्विसेज आपकी टैक्स भरती हैं उससे पैसा आता है। ये एक सेंटर स्टेट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जहाँ पर दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने भारत नेट प्रोजेक्ट एंड उसके फीचर्स बता दिए, तो आपका पहला माइक्रो क्वेश्चन यहाँ पर एड्रेस हो जाता है। देखिए इतना बताना पड़ेगा, क्योंकि खाली अगर भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में हम बताएंगे तो वो आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। 400 शब्द हैं तो इतना तो मेंशन करना ही पड़ेगा। अब आते हैं सेकंड माइक्रो प्रोजेक्ट पर, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट। तो पहली यूटिलिटी ये है कि ये डिजिटल डिवाइड कम करेगा जो अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज के बीच में हमें इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया में अर्बन एरियाज में तो हमें सबके पास मोबाइल फ़ोन इंटरनेट देखने को मिलता है, यूसेज काफ़ी अच्छी है, कनेक्शन काफ़ी कंप्लीट है, लेकिन रूरल एरियाज में ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इनको दूर करने के लिए हमें भारत नेट प्रोजेक्ट काफ़ी मदद करने वाला है। देन भारत नेट प्रोजेक्ट वुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन इंडिया। अगर आप रूरल एरियाज में जाओ तो वहाँ पर आपको अगर कनेक्शन नहीं मिल रहा है तो आपको हायर पे करना पड़ता है, और उसके बाद भी आपको अपने सिम कार्ड कई बार चेंज करने पड़ते हैं। तो ये जो कॉस्ट है ये रिड्यूस हो जाएगी। इट वुड हैव द एडवांटेज लाइक इजी मेंटेनेंस, फास्टर इंप्लीमेंटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रेजेंट पावर लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अभी हमारे पास चीज़ें चल रही हैं उन्हीं को हम यूटिलाइज करके, उन्हीं को हम मॉडिफाई करके इस प्रोजेक्ट को यूज़ और अपग्रेड कर सकते हैं।
ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी पहुंचाएगा उन एरियाज़ के सिटीजन्स को भी जहां पर जो पिलर हैं लगाना मुश्किल है, तो वहां पर वाईफाई हॉटस्पॉट्स के थ्रू नेट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और ये हेल्प करेगा इन द एक्सपीडिशन ऑफ अदर स्कीम्स लाइक मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है। इसके साथ साथ ऐसा भी बोला जाता है कि जब भारत नेट प्रोजेक्ट आ जाएगा तो इकोनॉमी को बहुत तगड़ा बूस्ट मिलने वाला है। लगभग ये 10 करोड़ मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला है, ठीक है। और एक स्टडी ये कहती है कि अराउंड 4.5 लाख करोड़ कैन बी एडेड टू द जीडीपी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ भारत नेट फेज 2 प्रोग्राम, ठीक है। लगभग हर 10% यूसेज ऑफ इंक्रीज करने के बाद इंटरनेट की हमें 3.3% इंक्रीज देखने को मिलता है जीडीपी में। तो ये हमारा फॉर्डर है, ये हमारा धनिया है। हमने जब कोर यूटिलिटी बता दी तो हमने एक डाटा के साथ सपोर्ट भी कर दिया कि देखो कितनी यूटिलिटी होने वाली है, ठीक है। यहां पर आपने सेकंड माइक्रो पार्ट एड्रेस कर दिया। अब आते हैं थर्ड माइक्रो पार्ट की तरफ, चैलेंजेस इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखिए चैलेंजेस कौन कौन से। सबसे पहली बात तो कि टू मैनी इंटरकनेक्शंस इन द ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क एट ब्लॉक लेवल। जो ब्लॉक लेवल पे पिलर है उसमें बहुत सारे इंटरकनेक्शन है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी कि उसकी यूटिलाइजेशन मुश्किल हो जाएगी, ओवरऑल स्पीड कम हो जाएगी। जब हमने 100 Mbps पहुंचाने का दावा किया है तो वो स्पीड हम नहीं पहुंचा पाएंगे शायद, ठीक है। दूसरी बात कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी पुअर रही है अभी तक इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपके जो बहुत सारे एरियाज़ की क्लियरेंस होती है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो वो नॉन यूटिलाइजेशन जो स्पेस रिसोर्सेज की हो रही है ड्यू टू द लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट, वो हमें मिनिमाइज करनी पड़ेगी। देन laying optical fiber network in some area are extremely difficult and expensive due to geographical problems and terrain, तो वो हमें दूर करना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ जो आपकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, रेलटेल, बीएसएनएल, पीजीसीआईएल, इनके बीच में कॉपरेशन काफ़ी पूरा हमें देखने को मिलती है। इनका जो रिलेशन है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, ठीक है। हर फेस में भारत नेट प्रोजेक्ट के हमें डिले देखने को मिला है। उसके साथ साथ हमें गांव में प्राइवेट ऑपरेटर नहीं मिल पा रहे हैं जो कि एक सुटेबल मार्केट के एब्सेंस में गांव में जाना ही नहीं चाहते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं, ये हमारा थर्ड माइक्रो पार्ट है। और अब हमारा आएगा लास्ट माइक्रो पार्ट, सॉल्यूशंस टू एड्रेस देम। देखिए पहला सॉल्यूशन ये है कि अगर हमें इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना है, अगर हमको इसको रियलिटी में देखना है, तो हमें सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर चलना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, टेलीकॉम कंपनी, जनरल पब्लिक, इन सबको इकट्ठा होकर आना पड़ेगा। देन वी हैव टू चेंज दी मॉडल। अगर जो इन्वेस्टमेंट मॉडल हम देखें तो हमें पीपीपी मॉडल हमें अप्लाई करना चाहिए, बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर या फिर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, जो कि ज़्यादा बेटर हो सकता है। और हम गवर्नमेंट पे ज़्यादा बोझ न डाल के इसको प्राइवेट पार्टिसिपेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया तो उसकी पूरी मेंटेनेंस होनी चाहिए और एडिशनल फंडिंग के लिए भी हमें स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इस प्रोजेक्ट में हम जल्दी से जल्दी जो हमारे टारगेट्स हैं उनको मीट कर पाएँ, ठीक है। तो ये आपका पूरा फोर्थ माइक्रो पार्ट रहेगा। तो देखिए ऐसे अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। आपने हर एक माइक्रो पार्ट को लगभग इक्वल वर्ड, लगभग 100 वर्ड दे के कंप्लीट किया है। तो दिस इज़ द अप्रोच ऑफ अ स्टैंडर्ड आंसर, ठीक है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर जहाँ पर हमने 4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए फ्रॉम द GS2 सब्जेक्ट। आई होप कि आप लोगों को आंसर अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।